हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारी चल रही डेली टेस्ट सीरीज, जिसमें आज है हमारी 65 नंबर की टेस्ट सीरीज। और इसमें हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्नों के माध्यम से ऐसी व्याख्या जिसके माध्यम से हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी के शेष सिलेबस को। जैसा कि आपको विदित होगा, प्रत्येक यूनिट को हम 3 पार्ट में क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। कहीं कहीं पर 4 पार्ट करते हैं, जैसा सिलेबस है उस हिसाब से कर रहे हैं। हमारा जो पहला भाग हुआ था यूनिट 5 जो है अभी चल रही है हमारी टेस्ट, और इस यूनिट 5 के अंतर्गत जो है हमने ए भाग में देखा था राजनीति का, और आज जो है इसका भाग जो है दूसरा है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो शेष पॉलिटी के टॉपिक रह गए थे उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें मुख्य रूप से मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, मौलिक कर्तव्य और जो है संविधान संशोधन संबंधी कुछ प्रावधान, साथ ही साथ में जो आयोग हैं उन सभी को जो है हम देखने वाले हैं। चलिएगा अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करते हैं। अगर व्याख्या को ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। यकीन मानिएगा, अभी जो है जितना भी अपन क्या है अध्ययन कर रहे हैं और ये प्रैक्टिकली है, कर चुके हैं। पेपर में क्वेश्चन जो है इतने से ज़्यादा नहीं आते हैं, बशर्ते जरूरत इस बात की है कि आपको फोकस करने की आवश्यकता है। देखते हैं, आपके सामने जो है पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न में जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो केवल संसद के दोनों सदनों में ही शुरू हो सकती है। प्रश्न पूछ रहा है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपका सही जवाब निकल करके आएगा कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। किसी भी देश के संविधान जो कि मूल दस्तावेज होता है, उसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना आवश्यक होता है। अगर किसी देश के संविधान में हम संशोधन नहीं करते हैं तो वह बदलते परिवेश को जो है स्वीकार नहीं करता। ऐसा संविधान स्थिर होता है, विकासशील नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है कि संविधान नहीं बदल सकते हो, ये बात गलत है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें चेंजेस करने ही पड़ते हैं। अनुच्छेद जो आपका 356 है, यह जो है किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि यह है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 360 जो है यह जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से। और अनुच्छेद 370 में जो जम्मू कश्मीर के लिए क्या किए गए थे, विशेष प्रावधान किए गए थे। चलिएगा इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देखते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, याद रखिएगा संविधान संशोधन का प्रावधान भारत के संविधान में हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उठाया हुआ है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, ध्यान रखना भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद जो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है उसके अनुसार 2 प्रकार से ही संशोधन हो सकता है। प्लस जो है भारतीय संविधान का जो भाग 1 है यानी कि अनुच्छेद 2 व 3 है, उसमें 1 प्रकार से संशोधन होता है। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत जो है केवल 2 प्रकार से होता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे, 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, अगर आपसे पूछे किस भाग में है तो आप कहेंगे भाग 20 में है, और किस अनुच्छेद में है तो आप कहेंगे अनुच्छेद 368 में है। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, तो भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था, आप कहेंगे सर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। और साथ ही साथ में जो है अनुच्छेद 15 में धारा 4 जोड़ी गई थी, और इसके तहत जो है समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों, खासतौर से SC ST को जो है शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 368 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की जो है शक्तियां प्रदान की गई है। चलिएगा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के
मूल ढांचे के सिद्धांत को किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या किया गया था? किस मामले में जो है प्रतिपादित किया गया था? अब देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है क्या है समझने की आवश्यकता है, वही मैं कैसे समझाऊंगा, थोड़ा सा डीप पॉइंट है कि कैसे जो है मूल ढांचे का विकास हुआ था। चलिएगा मैं पहले इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका सही जवाब जो होने वाला है, केशवानंद भारती के केस में ये क्या दिया गया था? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, मेरी भाषा को सुनने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक लिमिटेशन होती है भाई, सब कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इतनी सी जगह थी, मैं लिख नहीं सकता, या फिर दूसरी स्लाइड ऐड किया जाए तो यही हो जाता है कि फैक्ट में जो सीधा फैक्ट देने लायक हो जाते हैं, मतलब सीधा पढ़ दिया जाए, बस मैं अपने मन की जो है व्याख्या नहीं दे पाता हूँ। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन हो जाती है। चलिए कहते हैं कि आगे चल करके बात करेंगे। पहला केस कौन सा? शंकरी प्रसाद केस है, और यह केस कब का है? 1951 का केस है। कब का केस है? 1951 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब पहली बार हमने क्या किया हुआ था, 1951 में जो है पहली बार हमने क्या किया था, प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। उस प्रथम संविधान संशोधन को यहाँ पर चैलेंज किया गया था, और वो केस का नाम है शंकरी प्रसाद केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, जो संसद है उसे पूरी क्षमता है, वह मौलिक अधिकारों में क्या कहीं भी संशोधन कर सकती है। ठीक है। शंकरी प्रसाद केस 1951 में सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, संशोधनीय है, अर्थात संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा केस है सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है 1965 का। यह जो है 1965 का केस है। कब का केस है? 1965 का केस है। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में भी, जस्ट मिनट, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 1965 में, कि संसद को जो है मौलिक अधिकारों में खूब संशोधन करने का अधिकार है। 1973 का, सॉरी 1967 का केस है ये। और 1967 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1967 में कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। भाई साहब, 11 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दे दिया। 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दे दिया कि संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती। किसमें? मौलिक अधिकारों में वह संशोधन नहीं कर सकती। इस समय पर जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, गुस्सा आया। अभी जो है कहानी थोड़ी सी मैं बात करूंगा। इंदिरा गांधी गुस्सा क्यों नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किसमें? अनुच्छेद 13(4) में जो है 13(3) में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ अनुच्छेद? ध्यान से देखिएगा। अभी तक समझ में नहीं, मैं सोच रहा था कि भाई डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, बता दूं क्या वहीं से, वरना जो है ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत समय लगता है। अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 की जो है धारा 3 है, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कोई भी विधि, क्या लिखा गया है? कोई भी विधि, ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो फंडामेंटल राइट को क्या कर सके? कम कर सके, या उन्हें कमजोर कर सके, या उन्हें परिवर्तन कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी ने क्या पहले नहीं देखा हुआ था क्या? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अभी तक नहीं देखा हुआ था क्या? कहा हाँ, वो पहले हम गलत समझ रहे थे, लेकिन आप सही समझ रहे। इंदिरा गांधी ने कहा कि चलो ठीक है, हम विधि के माध्यम से कम नहीं करेंगे, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से तो क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं ना। इंदिरा गांधी ने कहा कि बताओ विधि शब्द में ऐसा कहाँ लिखा हुआ कि संविधान संशोधन विधि है? चलिएगा भाई, समझना पड़ेगा, अन्यथा आप जो है समझ नहीं पाएंगे। मैं जो है क्या करता हूँ, समझाता हूँ आपको। ध्यान से समझ लीजिएगा, जीवन में जो है दोबारा दिक्कत नहीं होगी कभी भी। मुझे क्या करना होगा? 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, 2 नंबर का, इधर कौन सा है? 1 नंबर का है। 2 नंबर के प्रश्न में पहुंचे, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइड जो है यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर जो है हमने ले लिया एक पेज। बैकग्राउंड में जाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा से कोई बैकग्राउंड कर लेते हैं। जी यार, परेशान करता रहता है भाई साहब, लग गया तो। ठीक है।
इधर अपन ने क्या कर लिया, थोड़ी सी अच्छा सा बैकग्राउंड कर लिया, ब्लैक कर लेते हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बता दिए टॉर्चर कर रहा है, इधर आ जाता। चलिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, इसी की अपन जो क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं, जब भी मन चलेगा तो इसी को लगा लिया करेंगे। इसमें आ जाते हैं, चलिएगा ध्यान से देखना भाई। गॉड, इतना कौन करता है। ठीक है, इधर तक हम जो है पहुंच चुके थे। तो कुल मिलाकर के जो केशवानंद भारती में क्या हुआ था हमारा, ये मूल ढांचा का सिद्धांत निकल करके आया था। और ये आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फैक्ट लिखी हुई है, यहाँ पर समझिएगा अच्छा सा दिमाग लगा करके। कैसे दिमाग लगा करके, अच्छा सा दिमाग लगा करके समझिएगा। अपन जो क्या कर लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको देखना होगा सबसे पहले अनुच्छेद 13(3). सबसे पहले केस कौन सा देखना होगा, आपको केस देखना होगा जिसका नाम है गोलकनाथवाद। कौन सा वाद नाम है, गोलकनाथ वाद। ये कौन सा है, 1967 का केस है। और इस केस में यह जांच करने के लिए क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके लिए क्या किया गया, 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का निर्माण किया गया। कितने न्यायाधीशों की, 11 न्यायाधीशों की जो है संविधान पीठ बनाई जाती है। और ये 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुब्बा राव जी थे, सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस। वह क्या निर्णय देते हैं, वह निर्णय देते हैं, वह निर्णय देते हैं कि संसद, कौन, संसद, संसद क्या नहीं कर सकती, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अब जो है इंदिरा गांधी इस समय पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इंदिरा गांधी क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और इंदिरा गांधी क्या है, संपत्ति के अधिकार को खत्म करने का संकल्प ले चुकी थी, क्योंकि अभी आकर के वही क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगी, वही माधवराव सिंधिया की जो है प्रिवी पर्स को खत्म करेंगी, और जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है करने वाली है। इंदिरा गांधी ने पूछा कि वाई, क्यों नहीं हम जो है संविधान में संशोधन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, कहा हाँ बहुत पढ़े लिखे हूँ। तो फिर कहा कि जाकर के आर्टिकल 13(3) देखिएगा। और संविधान की रक्षा करना, खासतौर से मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का परम धर्म है। इंदिरा गांधी ने कहा क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ करके सुना दो। तो 13(3) में जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई भी विधि जो है मौलिक अधिकारों को क्या नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, ऐसा लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि विधि शब्द का मतलब क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से जो है आर्टिकल 13(3) की भाषा पढ़ी, कहा कि विधि शब्द का मतलब है, क्या कहा कि विधि शब्द का जो मतलब है वो है संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, ये क्या है, विधि है। समझ में आ रहा है, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, वो क्या है, विधि है। दूसरी बात करते हैं, संसद अगर कोई अधिसूचना जारी करती है, क्या करती है, कोई भी अधिसूचना जारी करती है, तो वो भी क्या होगी, विधि कहलाएगी। अगर संसद कोई आदेश जारी करती है, वह भी विधि कहलाएगी। संसद कोई क्या करती है, परिपत्र जारी करती है, वह भी क्या होगी, विधि होगी। संसद कोई प्रथा जारी करती है, वह भी क्या होगी, विधि होगी। राष्ट्रपति कोई क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, वह भी विधि होगी, अध्यादेश जारी करते हैं, ये सब क्या है, विधि है। इंदिरा गांधी ने कहा, क्या कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय साहब, आपको थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकार कम कर रहे हैं। और जरा बताइएगा, आपकी जो विधि शब्द की परिभाषा में कहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधि को कम नहीं कर सकता।
कहा है आपने जो विधि शब्द की परिभाषा बताई हुई है उसमें इतनी चीजें शामिल है, उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है। अर्थात 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 संसद यानी कि भारत सरकार क्या कर सकती है, संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकती है। कुछ भी करे तुम रोक नहीं सकते। जो कि शब्द तो नहीं लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, दांतों के तले अंगुलियां दब के रख गया। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया संविधान में। कौन सा अमेंडमेंट, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 24वां संविधान संशोधन। और इसके माध्यम से क्या लिखवा दिया, अनुच्छेद 13(4) जो है ऐड करवाया। अनुच्छेद भाई धीमा क्यों चलता है, इतना थोड़ी ना लोड हो सकता है। अनुच्छेद 13(4) जो है ऐड करवाया और अनुच्छेद 13(4) के माध्यम से क्या लिखवा दिया कि जो संविधान संशोधन है, क्या है, जो संविधान संशोधन है, परेशान कर रहा है ये, क्या है, जो संविधान संशोधन है वह विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। वह जो है इस विधि में शामिल नहीं है। इसलिए संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 13(3) के तहत जो है उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ विधि शब्द जो है उसमें संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में एक केस और बनता है और उस केस का नाम है केशवानंद केस। और केशवानंद केस जो 1973 का है, उस केस में 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है। चूंकि 11 न्यायाधीशों की पीठ निर्णय दे चुकी है, इसके निर्णय को इससे ज्यादा न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी तभी क्या कर पाएगी, नकार पाएगी। तो वो क्या कहती है कि क्या लड़ाई मचा करके रखा हुआ है, सब अपने आदमी हैं। क्या है, सब अपने आदमी हैं। संसद चाहे तो संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान का दोबारा से निर्माण नहीं कर सकती। अर्थात संविधान में कुछ जो है मूल बातें हैं, क्या है, संविधान में कुछ मूल बातें हैं, उन्हीं को क्या कहा गया, मूल ढांचा कहा गया। कहने का आशय ये है कि संसद जो है पूरे संविधान में मौलिक अधिकारों में सभी जगह संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद का काम समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तन करना है, ना कि संविधान की दोबारा से रचना करना। अर्थात मूल बातों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसे ही क्या कहा गया, मूल ढांचा कहा गया। उम्मीद है कि चीजें जो है आपको क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। क्या सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा कि केशवानंद केस में जो है यह बात निकल करके आई थी, मूल ढांचा का सिद्धांत। चलिएगा, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं भाई साहब। अगला प्रश्न यहाँ तो हो जाएगा, 1973 के केस में जो है यह निर्णय दिया गया था, मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें प्रश्न है कि किस प्रकार के संविधान संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के संविधान संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, संघीय ढांचे से, किससे। देखिएगा, संविधान में संशोधन फ्रेंड्स 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से होता है, संविधान में जो संशोधन है 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला जो संशोधन है उसे कहते हैं साधारण बहुमत से होने वाला। साधारण बहुमत से होने वाला, साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक संशोधन है जिसे हम क्या कर सकते हैं, विशेष बहुमत से जो है संशोधन किया जा सकता है। किससे, विशेष बहुमत से जो है संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा जो संशोधन हो सकता है वह कैसे हो सकता है, असाधारण प्रकार के बहुमत से। असाधारण बहुमत से। असाधारण बहुमत का मतलब क्या है, यानी कि विशेष बहुमत, इसका मतलब है विशेष बहुमत साथ ही साथ में जो है आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किस प्रकार से संविधान संशोधन के लिए आधे राज्यों का, तो वो कौन सा ऐसा संशोधन है जिसमें आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे जो असाधारण प्रकार का, या इसी को कह सकते हैं विशेष बहुमत। ठीक है, अभी आगे जो है यहाँ तक समझ में नहीं आया आपको, कोई दिक्कत नहीं, और आगे देखते हैं। कहो कि साधारण बहुमत से संविधान में कौन से संशोधन होंगे, तो अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करना है, किसी राज्य का जो है
2 या 2 से अधिक राज्यों को विलय करना है, यानी कि राज्यों से संबंधित अगर संविधान संशोधन है तो किससे होगा? साधारण बहुमत से होगा। और अगर जो संघीय ढांचा है, जो मूल ढांचा है संविधान का क्या है? मूल ढांचा नहीं, जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो उसमें परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? विशेष प्रकार के और आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी, अर्थात क्या होगा आपका ऑप्शन सही? ऑप्शन आपका सी सही होगा। कहो समझ में आया कि नहीं आया? कहो समझ में आया कि नहीं आया? कहो नहीं आया भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आना पड़ेगा ना, नहीं वरना कैसे काम चलेगा? अगर समझ में नहीं आया तो फिर कैसे काम चलेगा? इधर देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि साहब जी हमें बताइएगा संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, संविधान में संशोधन जो है कितने प्रकार से हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से हो सकता है। एक जो है साधारण बहुमत से क्या है संशोधन हो सकता है, कैसे हो सकता है? साधारण बहुमत से। एक संशोधन हो सकता है विशेष बहुमत से। क्या हो सकता है? विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। एक संशोधन जो हो सकता है साधारण बहुमत। देखिए प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी 2024 और 25 में दोनों बार पूछा गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना मुझको जो है इतना चीज़ों को क्या है गहराई में वर्णन देने का जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न आया है पिछली बार, इस बार भी आ सकता है, तो फिर क्या है बाद में मत कहिएगा। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो आप कहेंगे कि 3 प्रकार से जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भाई साहब जस्ट मिनट रुकेंगे, संविधान में संशोधन जो है आपका 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। एक साधारण बहुमत से हुआ, एक विशेष बहुमत से हुआ, एक जो है एक कैसा होगा, एक जो है आपका विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। शब्दों पर गौर कीजिए, केवल आधे राज्य लिखा हुआ है, अगर कहीं पर कथन में आ जाए ना आधे से अधिक शब्द आ जाता है कथन में, ध्यान रखना केवल आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होगा। अगर अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, राज्यों का क्या करना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं, या फिर राज्यों का क्या करना चाहते हैं, एक राज्य को तोड़कर 2 या 2 से अधिक राज्य बनाना चाहते हैं, तो आपको संविधान में कौन सा बहुमत के से संशोधन करना होगा? साधारण बहुमत से जो है आपको संशोधन करना होगा, ठीक है। अगर ध्यान रखना ये जो है, इधर ध्यान रख लो और इधर ध्यान रख लो, इधर वाला ये वाला छोड़ देना। इसके अलावा जो भी संशोधन है, जो भी संविधान के प्रावधान हैं, अगर संविधान के इन प्रावधानों में आपको संशोधन करना है तो आपको किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? आप क्या बताएंगे? साधारण बहुमत की। अगर आपको मैं 8 बातें बता रहा हूँ, कितनी बातें बता रहा हूँ? 8 प्रावधान बता रहा हूँ, अगर इन 8 प्रावधानों में सरकार संशोधन करती है तो उसे जो है इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी। कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या करना है, संशोधन करना है, तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन की। दूसरा है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की तरीका होता है, यानी जिसे निर्वाचन पद्धति कह सकते हैं, निर्वाचन पद्धति, ठीक है। अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है तो भी ऐसे बहुमत की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से अगर संघ की संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या करना है, शक्ति का क्या करना है, विस्तार करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है। अगर आपको इसी प्रकार जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या करना है, विस्तार करना है। अगर आपको क्या करना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है कोई क्या करना है, चेंजेस करना है। अगर आपको जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, अगर आप जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में कोई क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर आप जो है अनुच्छेद 368 में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अनुच्छेद यानी कि संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान में, अगर आप अनुच्छेद 239 और 239 ए अगर इनमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको कैसे संविधान की बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी संसद के, तो आप कहेंगे कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक है, प्रश्न सुन लीजिएगा। एमपीपीएससी का प्रश्न है, 2024 का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान को संशोधित करने के लिए विशेष प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, इतने प्रावधान आप याद कर लीजिएगा, और इधर तो क्या है, बहुत कम है, तो इधर भी याद कर लीजिएगा, ये वाले छोड़ दीजिएगा। इसमें जो है बाकी ये प्रावधान और ये प्रावधानों के अलावा जो है संविधान का जितना भी प्रावधान है वो विशेष बहुमत से संशोधित होगा। ये वाले साधारण बहुमत से होंगे, और ये वाले क्या है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से। रट लीजिएगा भाई, वरना गलती कर जाओगे। ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। और सिर्फ यहाँ नहीं, एमपी की जो जजेस की परीक्षाएं होती हैं, जुडिशियल सर्विस की परीक्षाएं होती हैं, वो भी सिविल सर्विस के माध्यम से ही होती है, वह भी प्री मेंस इंटरव्यू वाला मामला रहता है। तो उसमें यूपीएससी में और भी जो है कई राज्यों के पीसीएस में प्रश्न बन चुका है, तो खास प्रश्न इसलिए बताया हुआ हूँ। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा संघीय ढांचे से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान है तो उसमें संशोधन करने के लिए आपको कैसी आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान में जो संशोधन है कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। इधर मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, 3 प्रकार से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, असाधारण बहुमत से। अगली बात करते हैं, ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव या केंद्र राज्य संबंधित संघीय विषयों में बदलाव के लिए जो है आधे राज्यों की सहमति जो है अनिवार्य होती है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे, चौथे नंबर का प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है व्याख्या को अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपका सब कुछ काम चल जाएगा। जो क्या है फिर देखिएगा, यहाँ पर जो है 86वां संविधान संशोधन देखिएगा, क्या देखेंगे, जो भारतीय संविधान में क्या किया गया था, 86वें नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें 3 परिवर्तन आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन पहली बात कब हुआ था, तो आप कहेंगे वर्ष 2002 में हुआ था। इसके तहत जो है 3 चेंजेस किए गए थे संविधान में। कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, इसके तहत जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A नाम का नया आर्टिकल जोड़ा गया था, और इस आर्टिकल में क्या कहा गया था कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है वह क्या होगा, आज से जो है मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है। कैसी शिक्षा का, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, कहाँ तक के बच्चे हैं, 6 से लगाकर 14 वर्ष तक की जो शिक्षा होती है, वो शिक्षा यानी कि 8वीं तक की शिक्षा है, वो प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 21A के साथ में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन। यह प्रावधान पहले कहाँ लिखा हुआ था, अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था पहले ये प्रावधान। तो 45 से हटा करके 21A में, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। अब यहाँ पर केवल क्या लिखा हुआ है, यहाँ 6 वर्ष तक के बच्चों का जो है प्रावधान बचा हुआ है, यानी कि आंगनवाड़ी, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान यानी कि आंगनवाड़ी। और इसी में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई थी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाना क्या है, प्रत्येक माता पिता का क्या होगा, कर्तव्य होगा। 3 प्रावधान लगा, ऐसा पढ़ा जाता है भाई साहब। एक संविधान संशोधन को 3 जगह देख कर देखो, वरना आपको कंफ्यूजन ही होता रहेगा हर बार कि भाई इसी से ये भी जुड़ा था, ये भी जुड़ा था। 3 चीजें जो है इससे जुड़ी हुई थी। तो क्या सही हो जाएगा आपका जवाब, आप कहेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा कि 86वें संविधान संशोधन में। कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है भाई, कितने हैं गिने चुने संविधान संशोधन है, आता ही आता प्रश्न संविधान संशोधन से। मैं कहता हूँ भाई 20 संविधान संशोधन कर लो, फिर से मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है। और उन्हीं में से क्या है, एक 86वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, और इसी के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और संपत्ति के अधिकार को इससे खत्म कर दिया गया था। 21, 71, 92, तो ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन जो है, इससे भारतीय संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं जो इससे जोड़ी गई थी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। सही जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अस्पृश्यता का, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये किस में वर्णित है, ये आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया था कि छुआछूत जो है भारत में खत्म हो चुका है, इसको जो है अपराध हो गए, छुआछूत क्या होगा, अपराध होगा, ध्यान रखिएगा। अब इधर देखिएगा,
अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 14 में आपसे पूछे क्या लिखा हुआ, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है समानता का अधिकार है। क्या है? समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में क्या की गया है? तो आप कहेंगे कि इसमें जो है मुख्य रूप से शिक्षा में जो आरक्षण की बात की गई है, जो शैक्षणिक आरक्षण है वो अनुच्छेद 15 के अंदर है। साथ ही साथ में जो है 5 आधारों पर धर्म, नस्ल, जन्म, मूल स्थान और मूल वंश, इनके आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में अगर कोई बात करे तो आप कहेंगे सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो आप कहेंगे छुआछूत, जिसे आप अस्पृश्यता बोलते हैं, इसका अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। और अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है? तो आप कहेंगे इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत, राव साहब। ठीक है, चलिएगा। तो अनुच्छेद 17 में क्या हो जाएगा? आपका छुआछूत का जो है अंत हो जाएगा। तो 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने की शक्ति जो है केवल किन न्यायालयों के पास में? केवल जिला न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय? ध्यान से देखिएगा, क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। को ध्यान से तो देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आदत है अपनी ध्यान से नहीं देखना है। ठीक है, ध्यान से नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से नहीं देखना है तो अच्छे से देखना है। ठीक है, इधर देखेंगे तो जैसे आपके क्या है मौलिक अधिकार, कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार हैं। अब जो है गवर्नमेंट क्या कर लेती है, जो सरकार है वो क्या कर लेती है, आपके मौलिक अधिकार जो है छीन लेती है। एक कानून बनाती है और एक कानून के माध्यम से कहती है कि आपके मौलिक अधिकार आज से क्या किए जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं। बोलो जैसे आप जो है रोते हुए कहाँ पहुँचेंगे? आप रोते हुए पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों पहुँचेंगे? आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, 2 जगह पहुँच सकते हैं, 2 जगह पहुँच सकते हैं। अनुच्छेद 32 का प्रयोग कीजिए और आप कहाँ पर पहुँचेंगे? सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेंगे। अनुच्छेद 226 का प्रयोग कीजिए और आप कहाँ पहुँचेंगे? हाई कोर्ट में पहुँचेंगे। यानी कि आपके अगर मौलिक अधिकार जो है गवर्नमेंट छीनती है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। और फिर क्या करेंगे? ये कोर्ट यहाँ से रिट जारी कर देंगे। क्या करेंगे? रिट जारी करेंगे और जो है गवर्नमेंट को समझाएंगे बच्चों मान जाओ, वरना हम क्या हैं, संविधान के संरक्षक हैं, हम जो है मजबूरी में। फिर क्या होगा? न्यायिक शासन लागू हो जाता है अगर जो गवर्नमेंट बात नहीं मानती है। ठीक है, जितने भी IAS IPS होते हैं ना, ये सब जुडिशरी शासन के अंतर्गत आ जाते हैं अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को यह रिट जारी करने का अधिकार है। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, 226 के तहत किसको? उच्च न्यायालय को, और किसी न्यायालय को जो है रिट अधिकारिता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? कौन से कर्तव्यों को? मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्यों को जो है किस समिति के? वर्मा समिति, सरकारिया आयोग, स्वर्ण सिंह समिति और बलवंत राय मेहता समिति। थोड़ी सी अगर क्या करेंगे आप दिमाग लगाएंगे तो उत्तर सही कर देंगे। ठीक है, कर वो तो लगाएंगे नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लगा देते हैं। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। वर्मा समिति ये किससे संबंधित है? अब देखिएगा, ये मौलिक कर्तव्यों से ही संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से ही संबंधित है, कर्तव्यों से संबंधित है। JS वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, मध्य प्रदेश के सतना जिले के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं JS वर्मा। सरकारी आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, केंद्र राज्य जो संबंध होते हैं उनकी जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया था। और स्वर्ण सिंह समिति क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह जो है क्या बनाया गया था? पूरा नाम था इनका, और इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक आयोग बनाया गया था। और इस आयोग की जो है सलाह पर, इस आयोग की सलाह पर जो है पूरा का पूरा क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A। और इस अनुच्छेद 51A में जो है कुल कितने? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे 1900। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जो है पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन किया गया था,
क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो कौन सी समिति हो जाएगी? सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो हो जाएगी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बर्मा समिति देखिएगा, ये 2006 के आसपास जो है बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2006 के आसपास। और इसका इसलिए बनाई गई थी कि भाई मौलिक कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए, इसलिए ये बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सही जवाब होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इन्हें जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? वर्तमान में पूछ रहा है, देखिएगा। अगर आपसे पूछे किसके बारे में? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। कौन से कर्तव्यों के बारे में? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछे तो क्या मूल रूप से संविधान में थे, या यानी कि ये 1950 के समय पर संविधान में नहीं थे, तो कब आए? 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें जो है जोड़े गए। और कुल कितने जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। और ये कहाँ से लिए गए थे? ध्यान रखना, रूस के संविधान से जो है हमने लिए हुए थे। ठीक है। और फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया, कब? 2002 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। तो वर्तमान में कितने हो गए? 10 यहाँ जोड़े गए, एक ये हो गया, तो क्या हो गए? कुल मिलाकर के 11 मूल कर्तव्य हो गए। क्या हो गए? कुल मिलाकर 11 हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कहूँ तो 11 के 11 याद करा सकता हूँ भाई। क्या करा सकता हूँ? 11 के 11 याद करा सकता हूँ। करना चाहोगे क्या? 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जो है आप याद करना चाहेंगे क्या? चलिएगा, अगले में जो है हम कराएंगे। अगला प्रश्न है, तो देखिएगा वर्तमान में 11 हैं। 10 मूल कर्तव्य जो है थे, लेकिन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। इस प्रकार से वर्तमान में कुल कितने हो जाएंगे? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? अब ऐसी अवस्था में जो है आपको ये पता होना चाहिए भाई, प्रत्येक मौलिक अधिकार को जो है याद होना चाहिए। अधिकार कहता हूँ कर्तव्य को। तो पहली बात जो है अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और उस दिमाग से बताइएगा कि कुल जो है हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आप कहेंगे 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कहो 11 कौन कौन से हैं? ए हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। एफ के बाद क्या आता है? ई। एफ के बाद क्या आता है? जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा। ये हमारे कुल मिलाकर के क्या है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब देखिएगा, आपको एक एक कीवर्ड पकड़ना है ध्यान से और उनको याद कर लेना है। याद हो जाएंगे भाई, ट्रिक बता रहा हूँ पूरे के पूरे 11 मौलिक कर्तव्य याद कराने की। अगर याद हो जाए ना तो फिर कमेंट में बता देना, मजा आया। ए में क्या है? ए फोर के ध्यान रखना है आपको, एंथम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ए फोर ध्यान रखना है, एंथम। ठीक है। और एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। कौन सा गान? राष्ट्रगान। बी का मतलब होता है ब्रेव, ये मेरे अनुसार होता है। ठीक है। और सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना है? सोवर्निटी। हालांकि सोवर्निटी की स्पेलिंग क्या आती है? एस से आती है, लेकिन आपको सी से ध्यान रखना है। सी मतलब सोवरेंटी। ठीक है। डी का मतलब होता है डिफेंस। डी मतलब डिफेंस। हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, मेरी इंग्लिश खतरनाक है। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब जो होता है इन्वायरमेंट। लेकिन ध्यान रखना, ये हरा वाला इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट, अरे भाई इन्वायरमेंट, वातावरण जिसे कहते हैं। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब ध्यान रखिएगा फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर। जी का मतलब क्या ध्यान रखोगे? जी का मतलब ध्यान रखना है ग्रीन। ग्रीन मतलब ये हरा वाला है। एच का मतलब ध्यान रखना है ह्यूमिनिटी। 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 ठीक है, यानी कि मानवता। आई का मतलब क्या ध्यान रखना है? इनकम, यानी कि संपत्ति। जे का मतलब क्या ध्यान रखना है? ज्वाइंट एफर्ड। ज्वाइंट अफोर्ड, यानी कि
अफोर्ड का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करना, यानी कि साझा प्रयास। और के का मतलब क्या हो जाएगा? KNOWLEDGE, नॉलेज। तो ये क्या है? हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। कुछ समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाएगा समझ में, ठीक है। एंथम, ए का मतलब है, यानी कि अनुच्छेद 51 ए में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो राष्ट्रगान है, जो भारत का और भी राष्ट्रीय आदर्श के मूल है, उन सभी का सम्मान करना। एक शब्द पकड़ना है, राष्ट्रगान। बी का मतलब क्या है? ब्रेव। ब्रेव कौन होता है? जो स्वतंत्रता सेनानी होता है, देश की स्वतंत्रता संग्राम में क्या दिया हुआ है? योगदान दिया हुआ है। तो दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है बी नंबर का, कि देश के स्वतंत्रता सेनानी के जो अच्छे विचार थे उनको इज्जत करना और अपने दिल में जो है संजोए रखना। सी का मतलब क्या होता है? सोवरेंटी। सोवरेंटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रभुता बोलते हैं। संप्रभुता बोलते हैं। सी नंबर का जो मौलिक कर्तव्य कहता है देश की संप्रभुता को बनाए रखना और एकता अखंडता को बनाए रखना। डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। तो इसमें डी में लिखा गया है कि देश के जो है क्या करना है? रक्षा करना है और उसके जो मूल्य हैं उनकी रक्षा करना है। ई का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा वातावरण बना करके रखना है जिसमें सभी का क्या हो? भाईचारा हो। भाईचारा हो। साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? समरसता हो, यानी कि समानता का भाव हो। समरसता उसी को बोलते हैं। तो ई में कहा गया है कि हमें आपस में भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है और सभी लोगों के बीच समरसता बनाए रखनी है। ये हमारा पांचवा कर्तव्य। छठवें में क्या है? फैंसी कल्चर, यानी कि जो हमारी गौरवशील संस्कृति है, जो हमारी गौरवशील संस्कृति है उसकी क्या करना है? रक्षा करना है और उसे आगे बढ़ाना है। तो गौरवशील संस्कृति किसमें है? एफ में है। जी का मतलब क्या है? ग्रीन। ग्रीन मतलब पर्यावरण। तो हमें क्या करना है? अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उसकी वृद्धि करना है, वन जल वायु मृदा इन सभी की। ह्यूमैनिटी, मानवता का क्या करना है? विकास करना है और मानवता को अपने दिल में बसाए रखना है। इनकम, देश की संपत्ति की क्या करना है? रक्षा करना है। ज्वाइंट एफर्ट मतलब कि सभी लोगों को मिलजुल करके काम करना है ताकि हमारा देश जो है उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ सके, प्रगति की ओर। के मतलब नॉलेज, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा का पढ़ाना जो है प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर ये कीवर्ड जो है याद कर लेते हैं ABCD से, तो क्या हो जाएगा आपको भाषा देखकर। अब देखिएगा, ये भाषा लिखी हुई है, पूछ रहा है किस आर्टिकल में, देखिएगा पढ़िएगा इसकी भाषा, कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सार्वजनिक संपत्ति, यानी कि किसकी? इनकम की बात आ जाती है, आई इनकम, ये है। तो भाई कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है? तो आप कहेंगे ये है 51 आई का है। तो इसमें देखिएगा 51 आई कहाँ लिखा हुआ है? 51 AI यहाँ पर। 51 जी में क्या लिखा हुआ है? 51 AG में तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है बात की गई है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की। 51 B में किसकी बात कर गई है? स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को दिल में बसाना। ई में किसकी बात की गई है? एनवायरमेंट की, भाईचारा और समरसता का। तो भाई एक शब्द मिल जाएगा आपको, प्रश्न में आसानी से बन जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? 51 आई आ जाएगा। देखिएगा फिर भी अगर मज़ा नहीं आया है ना, समझ में नहीं आया, याद नहीं हुई, तो क्या मेरा कोई मतलब नहीं हुआ इतना एफर्ट देने का। याद हो जाना चाहिए और परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो बन भी जाना चाहिए, तभी तो क्या होगा, अपने काम सफल होंगे ना। देखिए कई बार क्या हो जाता है, मैं जो है कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, मैं कभी जो है रुकता नहीं हूँ ना, मेरा संकल्प टूटता है कभी भी। मैं जो सोचता हूँ वही जो है करता हूँ, चाहे कैसा भी हो ना। मुझे कभी भूख रोक पाती, ना प्यास रोक पाती है, ना ही कोई परिस्थिति रोक पाती है। लेकिन जो मेरे प्रयास होते हैं दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, तब वो जो है क्या हो जाते हैं, मेरे एफर्ट जो है रुक जाते हैं। फिर उस समय पर मुझे क्या बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कोई भी काम हो भाई साहब मैं नहीं रुकता हूँ, ठीक है ना। मेरे घर वाले कभी मुझे मना करते हैं, और जब तक मैं घर में रहा हूँ तब भी मुझे जो है कुछ करने की जो है ना कोई काम सिखाता है ना कुछ। भाई तुझे जो करना है करता रहे, ठीक है। तो मैं जो है यही ऐसा ही करता हूँ कि अपने मन का जो करके जो है यहाँ तक आया हुआ हूँ। और यकीन मानिएगा कि जिन परिस्थितियों में हर कोई क्या है शांत बैठ जाता है, मजबूरी का रोना रोता है, कभी जो है नहीं रोता हूँ। चाहे कैसा भी दिक्कत हो, चाहे कोई भी समय हो, चाहे कैसा भी हो, भाई मैं कभी जो है हार नहीं मानता हूँ, ना रोता हूँ। ये मेरी क्या है, और हर दिन क्या है कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ, लगातार बढ़ता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए किसी दिन भी अगर मेरा काम नहीं हुआ, रुक गया, तो उस दिन मुझे जो है अच्छा फील नहीं होता है। मेरे बहुत कम लोग क्या हैं दोस्त हैं, ना ही मेरे जो है बहुत कम रिश्ते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 51 A की हम बात करते हैं। इसमें आई में जो है ये लिखा हुआ है
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और संवैधानिक कर्तव्य को क्या करना, ये बताया गया है किसमें, आई मतलब इनकम, इनकम मतलब सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राज्य के हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना करना। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये डीपीएसपी हैं, तो कहाँ दिए गए हैं? आप कहेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है इनका उल्लेख किया गया। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है? इनके अंतर्गत अगर मैं आपको आर्टिकल 38 को जो है थोड़ा सा विस्तार करता हूँ, तो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि जो हमारे राज्य है यानी कि हमारा जो सरकार है वो क्या करेगा? ऐसी नीतियाँ बनाएगा। क्या करेगा? ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिसमें जिसमें अधिक से अधिक लोगों को, जिसमें लगभग सभी को क्या हो? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और क्या हो? राजनैतिक, सही कह रहा हूँ क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक किसकी प्राप्ति हो? न्याय की प्राप्ति हो, अर्थात सभी को जो है न्याय मिले। तो ये क्या है? कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना कर एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है? स्थापना करना। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं अर्थात डीपीएसपी हैं, जिन्हें कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपसे पूछे किस देश से लिए गए हैं तो आप क्या बताएंगे? यह जो है आयरलैंड देश से हमने लिए हुए थे। हालांकि वैसे हमने 1935 के अधिनियम से उठाया हुआ था, लेकिन 1935 के अधिनियम में भी जो कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य को जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? डीपीएसपी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अनुच्छेद 40 में ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 44 में जो है क्या लिखा गया है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया? समान नागरिक संहिता का, अर्थात संपत्ति, उत्तराधिकार इत्यादि के कानून जो है क्या होंगे? एक समान होंगे। और यह है सबसे पहले जो है भारत में गोवा में लागू था, इसके बाद जो है उत्तराखंड में लागू किया गया है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है गौवध निषेध। इसको गौवध को जो है रोका गया है, नियंत्रण किया गया। अनुच्छेद 39 में जो कितनी बातें लिखी गई हैं? इसमें 6 बातें लिखी गई हैं। कितनी बातें लिखी गई हैं? जो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 39 है उसमें 6 बातें लिखी गई हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा और बस दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ सुन लेना है। पहली बात क्या लिखी गई है? पहली बात लिखी गई है कि काम के जो है समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। राज्य जो है काम के क्या करेगा? समान अवसर उपलब्ध कराएगा। कहने का आशय ये है कि लैंगिक भेदभाव नहीं करेगा। अगर एक महिला को जितना पुरुष को काम देने को प्राथमिकता देगा, यानी कि बराबर का काम दिलवाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। दूसरी बात जो है राज्य जो है संसाधनों को, जो भी राज्य के क्या है संसाधन है, चाहे वो खनिज हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे वन हो, चाहे तालाब हो, कुछ इस प्रकार से क्या करेगा? राज्य वितरण करेगा कि उससे क्या हो? अधिकतम लोगों का कल्याण हो। अधिकतम लोगों का क्या हो? कल्याण हो। ठीक है। अगर पैसा क्या हो, जैसे कि कहने का आशय ये है कि अगर मध्य प्रदेश की जो केन नदी है जो हमारे यहाँ पर प्रवाहित होती है, अगर केन नदी का बांध जो है ऐसी जगह बनवा दिया जाए जहाँ का पानी जो है सिर्फ एक कंपनी को क्या है? लाभ मिले। एक कंपनी उसका क्या करे? प्रयोग करे, उसको बेचे और बढ़िया सब कुछ करके उसका जो है किसी को लाभ ना मिले, तो ये क्या है? गलत है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो संसाधनों को इस प्रकार से राज्य के संसाधन, वो बात अलग है भाई साहब की पूरे खनिज जो है क्या कर रही है? गवर्नमेंट बेच रही है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तांबा बेच रही है, हीरा बेच रही है, कोयला बेच रही है, करो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चूंकि क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, हम जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ सरकार पर डिपेंड करते हैं कि वो देगी तो देगी, वरना जो इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तीसरे जो इसमें बात कही गई है, तीसरी बात वो है कि राज्य जो है क्या करेगा? विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगा, यानी कि शक्ति जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में और पैसा भी जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगा और राज्य जो है कुछ जितने भी लोग क्या है काम करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उन सभी को क्या है? समान वेतन देगा। आपने देखा होगा चाहे कोई भी हो, समान सैलरी मिलती है।
ठीक है। गवर्नमेंट में देखना, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि प्राइवेट में ही बराबर की सैलरी मिलती है, लेकिन जो है गवर्नमेंट में देखना 1 भी रुपए का अंतर नहीं होगा। तो राज्य जो है पुरुष और स्त्री दोनों को क्या है समान वेतन करेगा। राज्य जो है जो काम तो उपलब्ध करवाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के अनुरूप जो है क्या करेगा, काम देगा। ऐसा नहीं कि भाई एक महिला गर्भवती है और उसको क्या छुट्टी भी ना मिले। 52 सप्ताह की छुट्टी मिलती है अगर महिला गर्भवती रहती है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है। हालांकि अब जो है इसे और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है। और अभी मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अभी करंट अफेयर से इतना अपडेट नहीं हूँ, जो गर्भवती होने का टाइम होता है उस टाइम को शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, यानी कि भाई वो मिलेगा ही मिलेगा, वो जो रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। अभी हालांकि मैं देखिएगा चर्चा में था, एक दिन हेडलाइन देखी हुई थी, उसके बाद जो टाइम ही नहीं मिला। देखेंगे भी करंट अफेयर के मुद्दे में, सब्जेक्टिव करंट अफेयर देखेंगे। और जो छठवीं बात की गई है, तो उसमें राज्य जो है कुछ इस प्रकार से, मतलब बच्चों पर जो है नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ऐसा जो है क्या है कुछ व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। कहने का आशय ये है कि स्कूल के पास में दारू का ठेका नहीं खोला जाएगा। वो बात अलग है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, खुल जाता है। मंदिर के पास में नहीं खोला जाएगा, स्कूल से 100 मीटर के दायरे में जो ठेका नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है 6 बातें किस में दी गई हैं, अनुच्छेद 39 में दी गई है। वास्तव में यही जो है मौलिक डीपीएसपी की जड़ है। अगली बात करते हैं, अनुच्छेद 40 सही हो जाएगा। 40 जो है गांधीवादी सिद्धांतों पर जो आधारित है, जो ग्राम पंचायतों के स्वशासन की इकाई के रूप में क्या है गठन की बात करता है। समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिएगा, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे आप हिंदू धर्म के हो, क्या हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म के हो, चाहे आप जैन धर्म के हो, चाहे आप बौद्ध धर्म के हो, या फिर आप ईसाई धर्म, किसी की भी हो, आपको जो है विवाह विवाह संपत्ति संपत्ति उत्तराधिकार, इन सभी के जो है नियम क्या होंगे, समान होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता बोलते हैं। लेकिन भारत में तो नहीं है, हिंदुओं का अलग कानून चलता है, मुस्लिम का अलग चलता है। तो भारत में पूरी तरीके से लागू नहीं है, राज्यों में लागू नहीं, केवल गोवा में जो है पुर्तगालियों द्वारा शुरुआत में लागू किया गया था, और उत्तराखंड में भी ये लागू किया गया है। तो ये किस में है, यह जो है अनुच्छेद 44 में जो है ये बात दी गई है। 42 में क्या दिया गया, बता सकते हो क्या भाई? अनुच्छेद 42 में क्या लिखा है, बता सकते हो क्या? अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य जो है व्यक्तियों को काम उपलब्ध करवाएगा, और अनुच्छेद जो है 42 में लिखा हुआ कि काम ऐसा उपलब्ध कराएगा कि, यानी कि काम की न्याय संगत दशा होनी चाहिए, न्याय संगत दशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समुद्र में कहते जाओ भाई मछली पकड़ो, वहां पर काम तुम्हें क्या है सौंप दिया गया। कल्पना करो कि कोई जो है मांगता है कि भाई मुझे काम दे दो, गवर्नमेंट से मांगता है, आंदोलन करता है, तो गवर्नमेंट कहे कि जाओ तुम्हें काम जो है ऐसा दिया जा रहा है कि क्या करना है, धूप में खड़े होना है, वो तुम्हारा काम है ये। तो मतलब राज्य ऐसी जगह पर काम देगा जो मतलब न्याय संगत हो, जहाँ एक व्यक्ति होने के नाते किया जा सकता है। मेरा मतलब ये है। और इसका मतलब ये भी है कि बहुत हानिकारक जगहों में जो है काम करने के लिए नहीं लगवाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा की बात कही गई है, अर्थात जो आंगनवाड़ी वाले बच्चे हैं। और अनुच्छेद 44 में क्या हो जाएगा, यूसीसी हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। और अनुच्छेद 46 में जो है खासतौर जो समाज के दुर्बल वर्ग हैं, कौन से वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनको क्या करेगी, राज्य जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। क्या करेगी, उनकी सुरक्षा नहीं, मतलब उनके सामाजिक आर्थिक शैक्षिक हितों को जो है ध्यान रखेगी, हितों को ध्यान रखेगी। दुर्बल वर्गों में कौन आता है, एससी आता है, एसटी आता है। तो इनको जो है हितों का ध्यान करेगी। ध्यान रखना, जो ईडब्ल्यूएस को सामान्य वर्ग का जो आर्थिक वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है, उसको आरक्षण इसी को आधार बना करके दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो समाज के दुर्बल वर्ग हैं, तो उनको जो है राज्य क्या करेगी, उनके हितों की रक्षा करेगा, सरकार करेगी। तो इसी के आधार पर जो है क्या दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, जो कि सामान्य वर्ग के क्या है, दुर्बल, दुर्बल तो जानते हो आर्थिक दृष्टि से जो है कमजोर है, वो तो ईडब्ल्यूएस का पूरा नाम हो जाता है, लेकिन इसकी परिभाषा के आधार पर उन्हें क्या माना गया है, दुर्बल माना गया है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद जो 16 है कौन सा है, अनुच्छेद 44 में जो है क्या है, पूरे क्षेत्र में, यानी कि यूसीसी है, समान नागरिक संहिता की बात की है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, देखिए पहली बात करते हैं हम अनुच्छेद 324 की बात करते हैं, और अनुच्छेद 324 में किसकी बात की गई है? इसमें चुनाव आयोग की बात की गई कि भारत में क्या होगा, एक चुनाव आयोग होगा। और किस लिए होगा? चुनाव करवाने के लिए भाई। किसका चुनाव करवाने के लिए? तो यह चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाएगा किसका? राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। और कैसे लिखते हैं भाई उपराष्ट्रपति को कैसे लिखते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, में ऐसा लिख देता हूँ वाइस प्रेसिडेंट, और इंग्लिश से लिखता हूँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही साथ में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इनके अगर चुनाव करवाना हो तो इनके चुनाव कौन करवाएगा? भारत का चुनाव आयोग जो है क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। अब चुनाव करवाने के लिए इसमें क्या होते हैं चुनाव आयोग में? ध्यान रखिएगा, एक क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो दूसरे होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन्हें सिर्फ चुनाव आयुक्त बोल दिया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर बोल देते हैं। चुनाव आयुक्त जो है इन्हें बोल दिया जाता है। एक होता है मुख्य और दो क्या होते हैं? अन्य होते हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। इसके बाद क्या होगा? अपने आप हट जाएंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं। कैसी बात करता है भाई? क्या लिखता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या होती है? अब उसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ठीक है। कहीं ना क्या चाहते हो भाई, मतलब देखिएगा, एक जो ऑप्शन है इधर देखिए, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ये वाला जो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक डी ऑप्शन होना चाहिए। और वो डी ऑप्शन कहाँ आ गया है? उठ करके यहाँ आ गया। पता नहीं, मैंने तो ऐसा किया नहीं है। ये क्या है? इसका विचार नहीं, तो उसके साथ में रहने के लिए इसको ये है उठ करके यहाँ आ गया। तो अनुच्छेद क्या कहता हूँ कि ये 6 से लगा के 65 वर्ष तक की आयु तक क्या होता है? कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 6 वर्ष की कार्यकाल, या अधिकतम जो है 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो रह सकता। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की बात करते हैं, तो देखिए भारत चुनाव आयोग जो था उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और जो मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है इसकी स्थापना जो है 1994 को की गई थी। कब? 1994 को। 1 फरवरी 1994 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। 1 फरवरी 1994 को जो इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है। अब देखिएगा, 1 फरवरी 1994 किस लिए की गई थी भाई साहब? चुनाव करवाने के लिए जी। कि क्या करने के लिए? चुनाव करवाने के लिए। किसका चुनाव करवाने का? अभी तो बताया ना आपने। लेकिन अगर चुनाव किसका हो? प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, अगर इतने चुनाव हैं तो ये कौन करवाएगा? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाएगा। अगर चुनाव किसका है? पंचायतों का चुनाव है। पंचायतों का चुनाव है। अगर चुनाव जो है नगर पालिका के हैं, इनके चुनाव कौन करवाएगा? आप कहेंगे भाई साहब राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के कहता है कि पंचायतों का चुनाव जो है राज्य का निर्वाचन आयोग करवाएगा। अनुच्छेद 243 जेड ए कहता है कि नगर पालिकाओं का चुनाव भी कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। भोपाल का जो पर्यावास भवन है उसमें क्या है? इसका मुख्यालय है। और क्या बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ, अगर सही हूँ तो आपको बता दूंगा। क्या बता दूंगा कि मनोज कुमार श्रीवास्तव जो है ये मध्य प्रदेश के क्या हैं? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? मनोज कुमार श्रीवास्तव। ये क्या है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और भारत के कौन है वर्तमान में? भारत में जो है यानी कि जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त है उसके कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है भारतीय, यानी कि जो भारत चुनाव आयोग है, यानी कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग बोल सकते हैं। भारत का जो है चुनाव आयोग है ये हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 1994 में। 1995 में मध्य प्रदेश में क्या बना था? ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था। मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन। 1993 में क्या बना था? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था। 1992 में क्या बना था? मुझे क्या पता। महिला आयोग बना हुआ था। क्या बना हुआ था? महिला आयोग जो है 1992 में बना हुआ था। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अधिनियम 1990 में आया हुआ था, लेकिन
आयोग कब बना था? 92 में बना था। 1994 सही हो जाए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को बनाया गया था। यह पंचायतों के चुनाव हेतु क्या है? जिम्मेदार है। अगली बात करते हैं, भारत निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? कैसी संस्था है भाई? कैसी संस्था है? तो आप कहेंगे संवैधानिक संस्था है। क्यों है संवैधानिक संस्था? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक जो है किसके प्रावधान किए गए हैं? चुनाव आयोग के जो है प्रावधान किए गए। चुनाव आयोग की स्थापना भारत में कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दाता दिवस है? मतदाता, मत को दान करने वाला मतदाता। वयस्क मताधिकार कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 326 में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष का होने के बाद जो अपने मत का दान कर सकता है। मतदान की आयु पहले कितनी होती थी? 21 वर्ष होती थी। अब कितनी है? 18 वर्ष। ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटा करके कर दी गई थी। ठीक है, ऐसी क्या करना, जानकारी ध्यान रखना है। इसका उल्लेख संविधान में है, इसलिए क्या है? संवैधानिक संस्था है। आगे बात करते हैं, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग एक क्या है? स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। अगली बात करते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? क्या नहीं होता है? अब देखिएगा, हमने जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को कर दी। कब कर दी? 12 अक्टूबर 1993 को जो है स्थापना कर दी। किसकी? मानव अधिकार आयोग की, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो है स्थापना कर दी। ठीक है, इसमें जहां तक मैं जानता हूं वर्तमान में, तो इसमें क्या होता है? अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और कुछ इसमें क्या होते हैं? पूर्ण सदस्य होते हैं। पूर्ण सदस्य। और इसमें क्या होते हैं? कुछ जो है पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सदस्य। कुल मिलाकर के 7 जो है पदेन सदस्य होते हैं। 5 जो है इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। मुझे लगता है 7, 5, 12, 13, कुल 13 सदस्य यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। ठीक है, ये जितने भी सदस्य हैं, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन सब की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो आप कहेंगे कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कब तक के लिए? 3 साल 70 वर्ष के लिए जो है इनकी नियुक्ति करती है। ये क्या हो जाता है? कार्यकाल। क्या राष्ट्रपति मन से नियुक्ति करता है? भाई साहब, राष्ट्रपति के पास मन से नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। तो किसकी सलाह पर करता है? एक समिति की सलाह पर क्या करता है? नियुक्ति करता है। वही समिति का प्रश्न पूछा गया है कि उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का जो प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। क्या पूछ रहा है? इस समिति का सदस्य पूछ रहा है। और इसमें सदस्य कौन होते हैं? एक सदस्य होता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। एक होता है राज्यसभा का होता है। एक जो होता है होम मिनिस्टर होता है। क्या होता है? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री इसे बोलते हैं। लोकसभा का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष एक क्या है? जो लोकसभा में अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो समिति बनेगी उसमें क्या होगा? सदस्य होगा। साथ ही साथ में जो लोकसभा में विपक्षी दल का नेता है, विपक्षी दल का नेता है, वह भी सदस्य होगा एक। राज्यसभा में का जो उपसभापति है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सभापति जो है, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति जो है यहाँ पर सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? राज्यसभा का सभापति दिया है। कौन होता है? उपसभापति होता है, सभापति नहीं होता। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है व्यक्ति इस समिति में नहीं हो सकता, और ये समिति कहेगी राष्ट्रपति को, जिसको तो वही नियुक्त कर देगा। प्रश्न पूछा है कि इस समिति में जो है कौन सा व्यक्ति सदस्य नहीं होता? भाई साहब, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर होता है उपसभापति। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको जो है सही से पता है क्या, अगर सही से पता है तो बताइएगा कि वर्तमान का जो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, क्या है? अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का उपसभापति इसका जो है क्या है? समिति का सदस्य नहीं होता। वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। ठीक है, क्या नाम आता है भाई? BRV सुब्रमण्यम। तो सुब्रमण्यम साहब इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, सुब्रमण्यम। अब देखिएगा, ये अब मुझे आगे का नाम नहीं ध्यान रहा है। BRV सुब्रमण्यम वो कौन है? नीति आयोग में भी है। ठीक है, यहाँ पर सुब्रमण्यम मत, तो कंफ्यूज मत हो जाना। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग है,
इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1995 में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर है ये मुख्यालय? तो आप कहेंगे भोपाल में जो है ये मुख्यालय है। कहाँ पर हो जाएगा? भोपाल में। इंदौर में ध्यान रखना MPPSC का मुख्यालय है। और ग्वालियर में ध्यान रखना जो राजस्व है, मध्य प्रदेश का जो राजस्व कार्यालय है सबसे बड़ा, वो ग्वालियर में है। जब्बलपुर में कौन सा? जब्बलपुर बोलते हैं वहाँ पर, अभी जहाँ पर जबलपुर बोलते हैं वहाँ जब्बलपुर बोलते हैं, वहाँ लिखा भी रहता है जब्बलपुर। ठीक है, जब्बलपुर को जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो भारत का कहता हूँ मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। अगली बात करते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? पर्यावास भवन में है, जो कि भोपाल में स्थित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? भाई कितना होता है? वर्तमान में यह कार्यकाल जो 3 वर्ष और 70 वर्ष होता है, पहले 5-70 हुआ करता था। ठीक है, आपसे पूछे स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 12 अक्टूबर 1993 को जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। कुल कितने इसमें सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित जो है कितने होते हैं? ध्यान रखिए 13 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल, नियुक्ति कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। किसके सुझाव पर? एक समिति के सुझाव पर। ठीक है, समिति के सुझाव पर। फिर अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो भारत की दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली है, वहाँ पर जो क्या है? मुख्यालय है। 3 वर्ष 70 वर्ष क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। पहले ज़्यादा होता था, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया, इसका कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया। अगली बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिएगा, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति ऐसे नहीं करता है, जिसे मंत्रिमंडल कहेगा। जो मंत्रिमंडल होता है, यानी कि मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, वही जो क्या करवाएगा? नियुक्ति करवाएगा। ठीक है, तो अधिकांश चीज़ों की जो है नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। गृह मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती भाई, जब चुनाव होता है। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? 1950 में जो है इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। 21 अप्रैल को जो है सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 21 अप्रैल को जो है सिविल सर्विस दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 14 है उसमें जो है यूपीएससी के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद की बात करूं 315 से लगाकर 323 तक जो है यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रपति सही हो जाएगा। ठीक है, 316 के तहत जो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी का अध्यक्ष, एमपीपीएससी गठन जो है किस अधिनियम की धारा के तहत किया गया था? देखिएगा एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न मुझे अच्छे तरीके से याद है। ठीक है, तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 की उपधारा 3 के तहत जो है क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी द्वारा पहली परीक्षा का जो संपादन 1958 में करवाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर के ग्वालियर बिल्डिंग में स्थित है। एमपीपीएससी जो है अनुच्छेद 315 के तहत गठित जो है एक संवैधानिक निकाय है, जो राज्य में द्वितीय राजपत्रित अधिकारी की क्या करती है? नियुक्ति करने वाली मुख्य बॉडी है। ठीक है, जो प्रथम राजपत्रित अधिकारी होते हैं तो वो जो है आईएएस होता है। उसके बाद जो सेकेंड ग्रेड राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जैसे गजेटियर ऑफिसर बोलते हैं, तो वो कौन है? पीसीएस ऑफिसर होते हैं। चलिएगा, तो ये एमपीपीएससी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो राजेश लाल मेहरा होंगे। कौन होंगे? राजेश लाल मेहरा सर का बोर्ड तो कार्यकाल पता नहीं भाई साहब कब तक है। ध्यान रखना इंटरव्यू में जो है, जहाँ तक कोशिश करना कि जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो इनके बाद बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, खतरनाक आदमी का मतलब ये है कि गुस्सा आ जाता है इनको, जो है कह देंगे कि मुस्कुराइए भाई। ठीक है, तो इंटरव्यू बोर्ड में जो है बैठते हैं, इनका बोर्ड जिसको भी मिल जाता है ना इंटरव्यू में, तो फिर उतने अच्छे नंबर इनके हाथ से नहीं निकलते हैं। अगली बात करते हैं, तो ये 18(3) के तहत इसकी स्थापना की गई थी। एमपीपीएससी गठन 1 नवंबर 1956 को जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है? देखिएगा, अनुच्छेद 312 में तो देखेंगे भाई सब क्या किया गया है। अनुच्छेद 312 बहुत दूर का अनुच्छेद है, इससे संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद 312 में जहाँ तक मुझे याद है
तो राज्यसभा को जो है विशेषाधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? राज्यसभा को, राज्यसभा को जो है विशेष अधिकार दिया गया है। किसी भी विधि को क्या कर सकती है ये, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जो है राज्यसभा सृजन कर सकती है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की IFS जो है इसी के द्वारा 312 का प्रयोग करके बनाया गया था। 315 में तो भाई बात की गई है कि क्या होगा, केंद्र स्तर पर UPSC होगी और राज्य स्तर पर क्या होगा, PCS होगा। राज्य स्तर पर क्या होगा, PCS। यानी कि 315 में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रावधान किया गया है। सिविल सर्विस ध्यान रखिएगा हर देश में होती है। जिस देश में सिविल सर्विस नहीं है उस देश में कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका, फ्रांस, जापान, हर सभी जगह जो है सिविल सर्विस होती है। 320 में जो है, 315 में प्रावधान हो जाएगा भाई, 316 में नियुक्ति हो जाएगी, 317 में जो है बर्खास्तगी हो जाएगी, 318 में जो है सेवा शर्तें हो जाएंगी, 319 में जो शपथ हो जाएगी, और 320 में क्या होगा, 320 में होगा आपका कार्य होंगे, आयोग के कार्य होंगे। और 321 में जो है क्या होगा, कार्य विस्तार होगा, कार्यों का विस्तार होगा। और 322 में क्या होगा, 322 में जो है आपका होगा खर्च, आयोग का खर्च होगा। और 323 में क्या होगी, आयोग की रिपोर्ट होगी। क्या होगी, रिपोर्ट होगी। तो ये जो है क्या है, पूरी की पूरी आर्टिकल जो पूछना है आपको, क्या है पूछते रहना। किसके आर्टिकल हैं, पूरे के पूरे जो है UPSC MPPSC के आर्टिकल हैं। अगली बात करते हैं, अनुच्छेद 320 में जो है लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों का जो है क्या दिया गया है, विवरण दिया गया है। और 321 में क्या किया गया है, कार्यों का विस्तार किया गया है। क्या किया गया है, कार्यों का विस्तार किया है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि UPSC का काम क्या है, परीक्षा करवाना। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ और कार्य दे सकता है, इनको कार्य को बढ़वा सकता है। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां, 105वां। तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा ध्यान रखिएगा, 101 रुपए का कन्यादान यानी कि GST को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 101 में। 102वें संविधान संशोधन द्वारा जो है OBC आयोग बना नहीं था भाई, आयोग तो बहुत पहले बन चुका था। इसे जो है क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब, 11 अगस्त 2018 को, 2018 को। 103वें संविधान संशोधन द्वारा, अगर मैं सही तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे याद है तो EWS से संबंधित है। किससे संबंधित है, EWS को जो है क्या दिया गया था, 10% रिजर्वेशन दिया गया था 2019 में। कब, 2019 में। और 100 जो 5वां संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है, 105वें संविधान संशोधन में। जहाँ तक मुझे पता है तो इसमें क्या होना चाहिए, 105वां करंट अफेयर है भाई, भूल जाता है। तो 105वें संविधान संशोधन जो है, तो इसमें जो SC ST का आरक्षण है, SC ST के आरक्षण को जो है क्या किया गया है, 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। क्या किया गया है, 10 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया गया है। और 106वां जो संविधान संशोधन हुआ है, ये जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, नारी शक्ति अधिनियम है। यानी कि महिलाओं को जो है आरक्षण की बात की गई है, 15% सीटें जो है रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। क्या पूछ रहा है, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि राष्ट्रीय OBC आयोग जो है 102वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 102वां 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा जो है अनुच्छेद 338B जोड़कर जो है आयोग को क्या दिया गया था, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिएगा, अनुच्छेद 338 में पूछे, 338 में क्या है, SC आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 338A में जो है ST आयोग को जो है क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और अनुच्छेद 338B में देखें तो इसमें OBC आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो गलती एक भी नहीं चलेगी। अगली बात करते हैं, संविधान का अनुच्छेद 338A किस आयोग से संबंधित है, पता होना चाहिए ना। अनुसूचित जाति आयोग कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 338 हो जाएगा। जनजाति आयोग 338A हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग 338B हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग ये संवैधानिक आयोग नहीं है। इसके लिए 1990 में जो क्या है, एक्ट आया हुआ था, अधिनियम आया हुआ था। और 1992 में जो है आयोग बनाया गया था। क्या हो जाएगा, 338A।
अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, जनजाति आयोग। तो 338 को जो है विभाजित करके 338A में जो है एसटी आयोग बनाया गया था और 338 में क्या है वर्तमान में एससी आयोग। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? पहली बात ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग जो है अनुच्छेद 368 में है, 38 में है। और कार्यकाल पूछे, इनका कार्यकाल कितना होता है, चाहे कार्यकाल पूछे तो तीनों के लिए बता रहा हूँ भाई, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, तीनों के लिए कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष का होता है। तीनों जो है अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, तीनों अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रपति को जो है ये रिपोर्ट देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। अगली बात करते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये जो है किससे की गई थी, संथानम समिति की सिफारिश पर। 1962 में जो है ये समिति बनी थी, 1964 में इसकी रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर जो है 1964 में क्या किया गया था, सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, विजिलेंस कमीशन ये क्या करता है, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करता है। क्या करता है, भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करता है। संथानम समिति, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने 1962-64 की सिफारिश पर जो है 1964 में जो है सीबीसी की क्या है स्थापना बनी, मतलब ये आयोग बना हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिएगा नियुक्ति कौन करेगा भाई साहब, और कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिएगा केवल महिला आयोग जो होता है, महिला आयोग होता है, उसकी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। बाकी अधिकांश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर जो है नियुक्ति करते हैं, जिसका अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो उसमें से जो अधिकांश मंत्रालय हैं वो कार्मिक, जितने भी आयोग हैं उसमें से अगर हटा दिया जाए किसको, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, इन आयोगों को हटा दिया जाए तो अधिकांश आयोग जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं और ये सामाजिक अधिकार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेंगे। और इसमें से जो महिला आयोग है वो महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। आगे बात करते हैं, कार्मिक मंत्रालय सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक साहब जो है क्या थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में कौन है, तो फिर विजया राहटकर, विजया राहटकर जी जो है क्या है, वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और 1992 में जो है इसके लिए स्थापना की गई थी। 1990 में जो है क्या है, अधिनियम लाया गया था। इसका संविधान में प्रावधान नहीं है, इसलिए संविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक। जयंती पटनायक जो हो जाएंगी, पहली हो जाएंगी। जयंती पटनायक ने 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या होता है, देखिएगा एमपीपीएससी का भाई एक बार का प्रश्न है, 2017 या 18 का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न आया कि एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है, ये लिखा हुआ है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है पूरा नाम होता है, लेकिन हिंदी में नहीं आया हुआ था, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ था, नेशनल नेशनल ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है। अरे भाई कुछ नहीं, एक प्रकार का न्यायालय है, कोर्ट है। क्या है, न्यायालय है। किसका न्यायालय है, मैं शुद्ध भाषा में बात करूँ, ये पर्यावरणीय न्यायालय है। पर्यावरण का जो है क्या है, न्यायालय है। और इसमें जो है क्या होते हैं, कम से कम 10 और अधिकतम जो है 20 सदस्य इसमें हो सकते हैं। और इसने जो भी निर्णय दिया हुआ है, इसने जो भी निर्णय दिया हुआ है और उस निर्णय से आप खुश नहीं हैं, तो आप इसके निर्णय के 90 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और इस अधिकरण की स्थापना जो है 2010 में की गई थी, 12 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 90 दिन के अंतर्गत एनजीटी अधिनियम के तहत जो है पीड़ित पक्ष जो है 90 दिनों के भीतर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। प्रश्न आ चुका है, एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत किस वर्ष की गई थी, क्या बताएंगे? 2010 में जो है इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 2010 में 18 अक्टूबर 2010 को जो है पर्यावरण संरक्षण और वनों के बचाव के मामले में त्वरित निपटान हेतु एनजीटी की स्थापना की गई थी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्लास पूरा हो जाता है। यदि गुणवत्ता को प्राथमिकता जोड़ते हैं तो फिर वेलकम है आपका, ज्वाइन कीजिए और जुड़िएगा हमारे पास में। आपको जो डेली चीज़ें क्या है प्रोवाइड करवाते हैं। चलिएगा, धन्यवाद, चलते रहिएगा।
चलते रहिएगा, दौड़ नहीं सकते हैं तो भाई रेंगते रहिएगा, हर दिन जो है अपना प्रयास करते रहिएगा। तकदीर की इतनी औकात कहाँ जो हमारे घर का खुशियों का रास्ता भूल जाए। बस तकदीर झुक जाएगी एक दिन, यकीन मानिएगा। मेहनत बस क्या होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए तुम्हारी। अगर अच्छी कर्म करोगे ना तो क्या है, परिणाम तो मिलना ही है भाई। ठीक है, कर्म का फल मिलता ही है, चाहे वो स्वर्ग में जाकर मिले या फिर नरक में जाकर मिले, तो परिणाम का, कर्म का फल मिलता है, 100% मिलता है। ऐसे जो है कोई नहीं काट सकता है। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।